तत्रादौ त समास। अब कितने होते हैं समास पहले बता रहे। तत्रादौ केवलः समासः, कि समास प्रकरण प्रारंभ। अथ का क्या अर्थ हो जाएगा? अनंतरम। किसके अनंतर शुरू कर रहे हैं? कारक के अनंतर। हाँ, विभक्ति अर्थ के अनंतर कही, चाहे कारक के अनंतर कहिए। विभक्ति अर्थ कहिए, कारक पर्याय शब्द है। तो कारक के अनंतर, विभक्ति अर्थ के अनंतर अब क्या? समास प्रकरण। तत्र आदौ केवल समास। तत्र मतलब समासेषु। समासेषु कहिए, चाहे समासा नाम मध्य दो होता है। तत्र का यह कि समासों में पहला जो समास है वो कौन? केवल समास। ठीक, तो पहला नाम केवल समास। आगे समासः पंचधा। पहले यही दे देते तो अच्छा होता था ना, कि समास 5 प्रकार के होते हैं। और तत्र आदौ केवल समासः। समास तो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला समास कौन है? केवल समास नाम रखेंगे। क्या केवल समास किसे कहेंगे देखेंगे ना। तो समास 5 प्रकार के, उसमें पहला समास को केवल समास कहेंगे। तत्र समसनम समासः। समास किसे कहेंगे? तो समसनम समासः। समसनम कर दिए जी। सम पूर्वक असु छेपड़े धातु से क्या कौन सा प्रत्यय कर देंगे? घय प्रत्यय कर दिया जाएगा तो समासा बन जाएगा ना। हाँ, तो समसनम। समसनम कहाँ बनेगा? सम पूर्वक असु धातु से ल्यूट कर देंगे। ल्यूट कर देंगे तो सम अस ल्यूट समसनम। सम और असु छेपड़, असु छेपड़े का अस रहेगा ना, अस, और ल्यूट कर देंगे और मिला दिया जाए तो नपुंसक में समसनम लिख देते हैं। समसनम। तो समसन ये किसको भाव में किए हैं? ल्यूट जी भाव में किए ना। भाव में किए तो समसनम क्रिया का ही नाम हो जाएगा। क्या नाम है भैया? कि समसनम का नहीं पता चल जाए तो नीचे दे दिए। बहु नाम पदा नाम मिलित्वा एक पद भवनम। यही है, अनेक पदों को मिल करके एक पद हो जाना। क्योंकि क्रिया को ही बोध कराएगा ना। क्योंकि समसनम बराबर एक क्रिया का नाम है। असु छेपड़े का कोई नहीं, फेंकना अर्थ होता है, लेकिन उसका नहीं। अब इसका पूरे का करेंगे, उपसर्ग के बल से अर्थ बदल जाता है ना। हाँ, आता है ना, यथा आहार विहार संहार परिहारवत ना। ह्री धातु का तो क्या होता है? हरण अर्थ ही होता है, लेकिन सम लगाएंगे तो संहार करना, बी लगाएंगे विहार करना अर्थ। तो वैसे ही समसनम असु छेपड़े मतलब फेंकना। सम लगा देंगे तो समसनम का क्या अर्थ होगा? तो ये अर्थ होगा बहु नाम पदा नाम मिलित्वा एक पद भवनम। यही समसनम का अर्थ है। बहु नाम का वहां अनेके सामपदा नाम। बहु कहेंगे तो दो में तो को बहु नहीं कहा जाता है ना। तो उसका यही है, अनेक पदों को मिल करके एक पद हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। ठीक, यही अर्थ है जी। ठीक, बहु नाम का नहीं करेंगे तो जहाँ राजपुरुषः में बना दिए राजपुरुषः, तो ये बहु नाम घटेगा? ये तो दो ही राजन और पुरुष मिल करके, बहुत पदों को मिलकर एक पद होना था, तो वह तो दो ही पद मिला है। बहुत तो किसमें रहता है? और त्रित्वादि संख्या का व्यापक धर्म को, त्रित्वादि संख्या के व्यापक धर्म को बहुत बोलते हैं। यत्र यत्र त्रित्वादिकम तत्र तत्र बहुत्वम होता है ना। कि त्रित्व, चतुष्टव, पंचत्व ये जहां जा रहा था वहां बहुत। द्वित्व में नहीं रहेगा ना, तब उसका समझे रहेगा बहु नाम का क्या अर्थ होगा? हाँ, अनेक नहीं बने, अनेके साम। क्योंकि एके साम जैसे बनाएंगे ना तो वैसे अनेके साम पदा नाम मिलित्वा एक पद भवनम बराबर समसनम। और उसी समसन का नाम है समास। समसनम कहिए चाहे समास कहिए, अनेक पद मिल करके एक पद हो जाना ना, इसी का नाम क्या होता है? समास। तो चलिए, तो हम लोग ये समझ गए कि अनेक पद मिलकर एक पद होता है, वो समास कहलाता है। और समास 5 प्रकार के होता है, उसमें पहला समास को केवल समास कहते हैं। केवल समास ना, वो उसमें पहला समास होता है, उसका नाम केवल है। सच
विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। कि केवल समास क्या होता है, तब वो बता रहे कि विशेष संज्ञा क्या है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, यही विशेष संज्ञा है ना। इससे रहित, विनिर्मुक्त मतलब रहित होता है ना, तो वही विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त बराबर रहित जो समास होता है, विशेष संज्ञा जिसमें नहीं की जाती है, विशेष संज्ञा जिसकी नहीं होती है, ऐसे समास को क्या कहेंगे, केवल समास। वही 2 नंबर में दिया था, विशेष का दिया था ना कि विशेष बराबर अव्ययी भाव आदि, आदि से तत्पुरुष, बहुव्रीहि, ये ना। तो जहाँ ये सब नाम नहीं रखा जाए ना, कि अव्ययी भाव आदि, जहाँ ये संज्ञा से रहित जो समास हो उसको केवल समास। यही प्रथम हो गया जी ना। दूसरा चले, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव किसे कहते हैं, तो प्रायः तृतीया नहीं है जी, अव्यय प्रायः अर्थ में बोलता है। तो प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव। सरल है जी। पदार्थ किसको, पदस्य अर्थ बराबर पदार्थ, कहीं भी पदार्थ है तो ये पदार्थ है, ये पदार्थ है जी। तो क्या है, ये पदार्थ है, तो पद का ही तो कोई अर्थ है ना। अरे श्याम पट जो पद है उसका ये अर्थ है। तो जितने हैं न वस्तु को ही पदार्थ बोलते हैं, पदस्य अर्थ पदार्थ। तब बोल दिया प्राय पूर्व पदार्थ, मतलब पूर्व जो पद का अर्थ वो प्रधान हो, उसी को क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास ना। आएगा तो देखेंगे, जहां जहां आएगा, जैसे कृष्ण से समीपम कर दिए जी, अभी आने वाला है कृष्णस्य समीपम, ये लौकिक विग्रह करेंगे, समीपम जब आएगा तो देखेंगे। ये किए कृष्ण के समीप, ये करेंगे। इसी समीप अर्थ में एक ऊपर को रख रहा है, ऊपर, ठीक, आएगा तो देखेंगे। ऊपर समीप अर्थ में ऊपर रख दिए, कृष्ण लाएंगे, कृष्ण गस समास कर देंगे, गस आएगा ना, तो गस आएगा। ऊपर में तो सु आदि नहीं आएगा, अव्यय होने से पहले ही लोप हो गया, ये लाएंगे, ये समास कर देंगे, अभी भाव समास करेंगे, इसका लोप हो जाएगा समास होने से, नपुंसक लिंग में उपकृष्ण, ये बन गया, उपकृष्णम बन गया जी। कृष्ण के समीप अर्थ होता है ना। उपकृष्णम घटः अस्ति बोल देंगे, घटः अस्ति, ये बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम अव्ययी भाव समास है। उपकृष्णम घटः अस्ति, तो इसमें कौन सा अर्थ प्रधान हो रहा है, हिंदी में क्या अर्थ होगा, घट है। तो इसमें मेन अर्थ कौन सा प्रधान हो रहा है, समीप अर्थ में जो आ रहा है, कृष्ण नहीं हो रहा है, कृष्ण के समीप, अंतिम में बोलता है कृष्ण के समीप में घट है, तो समीप अर्थ प्रधान हो रहा है, न कि कृष्ण प्रधान हो रहा है। कृष्ण प्रधान नहीं हो रहा है ना। उपकृष्णम घटः अस्ति, मतलब कृष्ण के समीप में क्या है, घट है, तो समीप अर्थ प्रधान हो रहा है। उप का जो अर्थ है कौन, समीप, तो उप पद का जो अर्थ कौन है, समीप, वो प्रधान हो रहा है। तो ये तो घटाइए, इसका नाम है अव्ययी भाव। कि प्रायः अक्सर क्या हो, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, उसी को अव्ययी भाव, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है ना। प्रायः इसलिए लगा दिए कि कहीं कहीं नहीं होगा, नहीं तो प्रायः कहने का मतलब ही होता है ना कि प्रायः वो आता है, तो प्रायः मतलब हरदम आता है, कभी काल नहीं आता है ना। तो प्रायः लगाने से समझे रहेगा, कभी कभी इसमें व्यभिचरित भी मिलेगा, कभी कभी दूसरा भी प्रधान हो सकता है ना, लेकिन प्रायः यही होता है ना। पूर्व पदार्थ प्रधान हो, कैसे रखे भाई, इसको में सटाना चाहिए ना, थोड़ा सा छोड़ उधर। चलिए तो ये आगे चले, तो ये द्वितीय समास, प्रथम समास था केवल समास ना, विशेष संज्ञा से रहित जो समास होता है उसको केवल समास, ये प्रथम हो गया। और दूसरा समास हो गया अव्ययी भाव, इसमें क्या होता है, प्रायः क्या होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान होगा। तीसरा समास चला जाए, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। प्रायः क्या होगा, प्रायण का अर्थ प्रायः ही है जी, प्रायण तृतीया नहीं है, प्रायः प्रायण दोनों पर्यायवाची शब्द है। प्रायः
उत्तर पदार्थ क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या बोलते हैं, राजपुरुषः। जानते ये प्रसिद्ध है राजपुरुषः जो समास है, ये कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है ना। हाँ, राजपुरुष, राज्ञः पुरुषः बराबर राजपुरुषः बनता है ना। राजा का पुरुष, राजपुरुषम अनय प्रयोग करेंगे जी। राजपुरुष को बुलाओ, तो राजा को लाएंगे कि पुरुष को लाते हैं, पुरुष को। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें ये उत्तर पद का जो अर्थ है कौन हो गया, व्यक्ति विशिष्ट, वो प्रधान हुआ। यही होगा ना, राजपुरुषम अनय बोलेंगे तो राजा को उठाकर लाएंगे कि पुरुष को लाते हैं। तो इस उत्तर पद का जो अर्थ है वही प्रधान हुआ। राजा संबंधी जो पुरुष है वही प्रधान हुआ ना, तो वही, तो यही प्रधान, इस पद प्रधान नहीं, पद का जो अर्थ है वो प्रधान होता है। तो प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, यही तो हुआ जी। चलिए, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीय। अब थोड़ा उसी में तत्पुरुष में एक दो भेद दिखा रहे हैं कि उसमें और कुछ होता है अंदर भेद भी। तत्पुरुषः भेदः कर्मधारयः, तत्पुरुष के ही अंदर में भेद होगा कर्मधारय, एक कर्मधारय समास भी कहेंगे ना, लेकिन वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान पर रखेंगे, वो अलग नहीं कहलाएगा। तो कर्मधारय समास कहलाएगा। कर्मधारय को तत्पुरुष कह सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं, उसका भेद है तो। अरे गुण 24 दिखाते हैं, रूप रस गंध आदि, तो एक एक को भी तो गुण कह सकते हैं ना। तो वैसे ही तो वो अवान्तर भेद है, ऐसे 24 गुण, चतुर्विंशति गुणाः बोलते हैं ना, तो चतुर्विंशति गुणाः, तो ये तो, और रूप रस ये क्या करते हैं, अवान्तर भेद दिखाते हैं उसका कि कौन कौन होता है, नहीं तो इसे 24 गुण है। वैसे ही तत्पुरुष एक समास है, उसी का एक भेद है, कौन सा, कर्मधारय। तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, और कर्मधारय भेदो द्विगु, और कर्मधारय का भेद एक आएगा द्विगु। कर्मधारय में भी एक भेद करेंगे जी, कर्मधारय तो बहुत का नाम है, उसी में एक क्या आएगा, द्विगु भी आएगा ना। तो ये तो ध्यान रखें, उसको द्विगु को तत्पुरुष कहेंगे कि नहीं, वो भी कहेंगे, ध्यान रखेंगे, उसका 3 नाम हो जाएगा। जो द्विगु समास आएगा उसको द्विगु भी कहेंगे, कर्मधारय भी कहेंगे, तत्पुरुष भी कहेंगे। राजपुरुषः जो है खाली इसका नाम तत्पुरुष होता है, ठीक, क्योंकि कर्मधारय नहीं होगा। कर्मधारय के लिए आएगा कौन, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, वो आएगा। सूत्र के बारे में आगे नहीं चलेंगे कि ये कि तत्पुरुष जो समानाधिकरण वाला होगा उसको कर्मधारय कहेंगे, और उसी कर्मधारय में संख्या पूर्व द्विगु आएगा। हाँ, जिसमें संख्या की कर्मधारय में यदि संख्या पूर्व में हो, वो भी कर्मधारय में संख्या पूर्व में आएगा। उसका सूत्र देखेंगे कि किससे संख्या पूर्व में आएगा, ठीक। तो हमको अभी उसमें नहीं जाना है। ये तीसरा समास हो गया कौन, तत्पुरुष। तत्पुरुष किसे करेंगे, प्रायः क्या, उत्तर पदार्थ प्रधान हो उसको तत्पुरुष। तत्पुरुष का ही एक भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद होता है। चलिए आगे, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। तो अन्य पदार्थ प्रधानो, पीताम्बर, पीत बोलते हैं कलर को, पीला कलर को, और अंबर बोलते हैं वस्त्र को। तो दोनों प्रधान नहीं होता है, दोनों को छोड़ करके अन्य पदार्थ है, अन्य हो गया विष्णु प्रधान ना। तो अन्य पदार्थ प्रधान, पीतम अंबरम यस्य, लंबम उदरम यस्य इति लंबोदर। न तो लंबा प्रधान हुआ, न उदर प्रधान हो गया, दोनों ना, पद तो दो ही है, लंबम उदरम यस्य। तो लंबम का अर्थ होता है बड़ा लंबा, और उदर का पेट बोलते हैं। तो ये दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं होता है, उससे भिन्न कौन, गणेश प्रधान हुए ना। गणेश पद का जो अर्थ है ना वो प्रधान हुआ। तो वही है जी कि प्रायः क्या हो, अन्य पदार्थ प्रधान। अन्य किससे, अन्य समास घटकी भूत जो पदार्थ है पद का अर्थ, उससे अन्य। अरे समास का घटकी अन्य किससे अन्य लेना है भाई, तो समास में घटकी भी जो पदार्थ है उससे भिन्न
ना, तब भिन्न अर्थ प्रधान हो उसको बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का दो दिखाई दिए, पीताम्बर है, लंबोदर है, ये सब प्रसिद्ध है, तो ये सब बहुब्रीहि मानते हैं, क्योंकि वो दोनों से भिन्न अर्थ प्रधान ना। घटकीभूत जो पदार्थ हो गया ना, उनसे भिन्न अर्थ हो गया, विष्णु गणेश आदि प्रधान होता है। चतुर्थ हुआ जी, अब द्वंद्व रहे ना, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। द्वंद्व कहते उभय, दोनों पदार्थ प्रधान हो। उभय यहाँ उपलक्षण है, सभी का है, क्योंकि दो ही में थोड़े द्वंद्व होता है, और चार में भी तो द्वंद्व कहते ना। तो प्राय सभी क्या हो, सर्व पदार्थ प्रधान है, ये उसका लिखेंगे नहीं, उभय लिखा है, वो उपलक्षण में लिखा थोड़े जाएगा। स्वबोधकत्वे सती श्वेतर बोधकत्वम, उसका भी बोध कराएगा। अरे उभय कहेंगे, उभय तो दो का नाम होता है ना, तो दो ही में, तीन में अगर करेंगे द्वंद्व समास तब तो वहां तो दो ही प्रधान होगा, तीसरा तो प्रधान नहीं होगा। लेकिन द्वंद्व में होता है यही कि सभी प्रधान होते हैं। राम रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ गच्छतः, ये करेंगे तो दोनों प्रधान होगा ना, कि दोनों जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो यही तीन में भी कर सकते हैं, सीता भी उसमें जोड़ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, तो सभी प्रधान होता है, कहने का मतलब ना। तब प्राय क्या हो, सर्व पदार्थ प्रधान हो ना, मतलब जितने घटकीभूत पदार्थ है, पद का अर्थ समास में, और सब प्रधान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व। चलिए ये पंचम हुआ जी, ये नाम मात्र से बताए। अब एक एक का उदाहरण देखेंगे क्या है। समर्थ पद विधि, ये सूत्र आया जी। समर्थ प्रथमांत, पद विधि प्रथमांत, पदस्य विधि इति पद विधि, विधीयते इति विधि बराबर कार्य को बोलते हैं, विधि बराबर कार्य ना। और समास कौन है पद विधि में, षष्ठी, पद संबंधी विधि। तो वो लिख रहे हैं जी, पद संबंधी यो विधि बराबर कार्य, विधि कार्य को कहते हैं जी, कि पद संबंधी जो विधि होता है, हिंदी में तो होती है बोलेंगे, विधि तो हम लोग का पुल्लिंग बनता है संस्कृत में ना। तो ध्यान रखिए, तब पद संबंधी जो विधि है, सविधि, वह विधि समर्थ आश्रितो बोध्य, समर्थ के आश्रित, परस्पर में क्या होना चाहिए, अरे हाँ, संबंध आकांक्षित होगा। पद संबंधी जो भी विधि किया जाए ना, पद संबंधी जो भी कार्य करेंगे, जैसे समास है, ये पद ही तो करते हैं ना, तो ये सब जो समास आदि विधि करेंगे, पद संबंधी विधि, वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, परस्पर में क्या होना चाहिए, आकांक्षित, हाँ, अन्वय होने में क्या समर्थ हो, परस्पर में क्या एक दूसरे में आकांक्षा हो, संबंध, जैसे राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, यहाँ राजन का इसका पुरुष के साथ संबंध हो रहा है, आकांक्षा है ना, पुरुषः, कैसे पुरुषः, अरे किसका पुरुष, तब कहेगा तो भाई ना पुरुषः अस्ति, तो किसका पुरुष है, हाँ, आकांक्षा, वही एक दूसरे में आकांक्षित होना चाहिए, तभी होगा। तो यही इसका अर्थ है जी। कुछ टिप्पणी भी दी है क्या, 6 नंबर, हाँ देख लेते हैं। पदम उद्देश्य विधीयमान समास संज्ञा, समास संज्ञा आदि, ठीक, पद को उद्देश्य करके विधीयमान जो समास संज्ञा आदि लिखिया, तद्धित आदि जो करते हैं ना, पद को ही मान करके करते हैं जी, आदि से ये सब ले लेंगे, कि पद को उद्देश्य करके विधान किए जाने वाले जो समास आदि, उसी का नाम हो गया पद विधि। पद विधि समझ गए ना, पद को उद्देश्य करके जो विधान किया जाए उसी का नाम पद विधि। अरे पद को ही तो उद्देश्य करके ना, तो समास जो होते हैं ये सब पद में ही होता है। पद में ना सुबंत, सुबंत के साथ समास होता है, और वहां भी तद्धित भी लाएंगे ना, तब सुबंत से ही कोई प्रत्यय आदि लगते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तब पद संबंधी जो विधि, मतलब पद को उद्देश्य करके विधीयमान जो समास आदि, समास तद्धित आदि विधि, इसी का नाम हो गया क्या, पद विधि। तो समास आदि का नाम हो गया पद विधि ना। स समासादि समर्थस्य परस्पर अन्वितार्थस्य, परस्पर ना एक दूसरे में अन्वित संबंध होने में क्या होना चाहिए, परस्पर अन्वितार्थस्य आश्रितो भवति,
परस्पर में अन्वय होने के लिए क्या हो, आकांक्षित हो, एक दूसरे में अन्वय होता हो तभी होगा। भवती अर्थात आश्रयस्य एव भवती, समर्थ के आश्रय ना, परस्पर में आकांक्षा होगा तभी होगा जी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक देख लेते आगे चलेंगे। भार्या देखिए यहाँ राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः में समास करते हैं ना, क्यों कि इसका आकांक्षा इसका है और इसका आकांक्षा इसका है, परस्पर में क्या है, अन्वय होने की आकांक्षा है ना, क्योंकि राज्ञः राजा का, अरे राजा का क्या है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो इसकी आकांक्षा है। और पुरुषः कस्य पुरुषः, तो यहाँ आकांक्षा है ना, तो इसमें समास करते हैं, समास करते हैं तो क्या बनता है, राजपुरुष, राजन दस पुरुष सु करके जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन समास यहाँ तो हो जाएगा। पुरुषः देवदत्तस्य, ये प्रयोग एक दे रहा हूँ, देवदत्तस्य, ये भार्या राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य, ये एक प्रयोग किए जी। भार्या राज्ञः, अरे अन्वय तो दोनों को करना ही होगा, भार्या राजा की और पुरुषः देवदत्तस्य, पुरुष जो है किसका है, देवदत्त, ये कर दिए। अब यहाँ भी जैसे राज्ञः पुरुषः, यहाँ भी राज्ञः पुरुषः है, तो यहाँ भी समास करना चाहिए। इस वाक्य का घटकीभूत जो राज्ञः पुरुषः है, यहाँ भी तो समास होगा जैसे यहाँ की है, लेकिन ये समर्थ नहीं है। बोला था अभी कौन समर्थ, पद विधि, कि पद संबंधी मतलब समास आदि को ही पद विधि कहते हैं ना, क्योंकि पद को उद्देश्य करके विधियमान जो समास आदि विधि, इसी को कहते हैं। तो समास आदि विधि क्या परस्पर में अन्वितार्थ में होता है ना, तो इसका इसके साथ अन्वय नहीं हो रहा है जी, इसका तो इसके साथ अन्वय कर लिया हूँ, तो इसकी आकांक्षा शांत हो गई है। अन्वय हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन इसकी आकांक्षा यहाँ शांत हो गई ना, इधर अन्वय कर लिया हूँ पहले, तो ध्यान रखिए, इसका इधर अन्वय किया हूँ और इसका अन्वय किधर किया हूँ, इधर, तो यहाँ ये परस्पर में क्या है, अन्वय की आकांक्षा नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ समास नहीं होगा। तो इसी सब वारण करने के लिए, ऐसे आदि वाक्य आएगा उसको वारण करने के लिए बनाया गया है कौन, समर्थ पद विधि, ध्यान रखेंगे। और इसका कोई वो नहीं है, ये समझे रहिएगा। चले तो ये तो समझ गए कि समर्थ पद विधि, पद संबंधी यो विधि बराबर कार्य होगा, वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए, परस्पर में अन्वय होने के लिए क्या साकांक्ष होगा वही होगा। प्राक कडारात समासः, अब ये समास का अधिकार अधिकृत्य ये लिखे, ये अधिकार सूत्र है जी, प्राक कडारात समासः ना, तो ये अधिकार सूत्र है। क्या लिख रहे हैं, कडारा कर्मधारयः, ये सूत्र है जी, इसका नंबर है 2238। इत्यतः प्राक, यहाँ से पहले पहल तक, समासः इति, समास इति अधिक्रियते, तो समास पद का अधिकार चलेगा कहाँ तक, कडारा कर्मधारय से पहले तक, मतलब 2-2-37 तक चलेगा। अरे 37वां तक में जाएगा ना, उसमें, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि प्राक लगा दिए ना, तो इससे पहले मतलब 37 तक। तो ध्यान रखिए, इसका नंबर कितना है, 2, तो 2-1-3, तो 2-1-3 है ना, तो 2-2, तो ध्यान रखेंगे, तो ये 2-1 के पूरे में जाएगा यहाँ से, और वहां 2-2-38 बराबर 37 तक समास, तो इतने ही सूत्र से समास होता है। उसमें 37 सूत्र हो जाएगा और इसमें जितने हो, इसमें भी करीब 40-50 है, इस अध्याय का देखेंगे तो, ठीक, तो मतलब कितना होगा, 80-90 सूत्रों से ही समास होता है, ध्यान पर रखेंगे। तो इतने सूत्र से सभी में समासः 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 जाएगा ना, तो यही है जी, ये भी अधिकार सूत्र का। तो अधिकार किसे बोलते हैं, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध, हाँ, अधिकारत्वम। तो अपने यहाँ तो समास का कोई
वो नहीं अर्थ होगा। कहाँ करेंगे? विधि देश में। विधि देश में ना विधान करने वाला वहां समासः जाएगा ना। तो इसका अधिकार सूत्र बता दिए, कडारा कर्मधारय 2-2-38 से पहले तक समास का अधिकार चलेगा। उसी अधिकार में ये सूत्र आ गया सह सुपा। ये आया जी, सह सुपा आया ना। तो ध्यान रखेंगे सह सुपा उसके अधिकार में आएगा जी। तो ध्यान रखेंगे उसके अधिकार में, क्योंकि वो 2-1-3 है और ये 2-1-4 है, तो समास इसमें आ जाएगा। सह सुपा, सह कौन सा है? अव्यय पद ना, अव्यय। सुपा कौन सा है? प्रथमांत है कि तृतीयांत है? तृतीयांत है। और समासः भी आ गया है, इसलिए एक समासः। शुभ आमंत्रित प्रांगवत स्वरे से शुभ की भी अनुवृत्ति इसमें लाएंगे। इससे आगे एक शुभ की, वो भी प्रथमांत लाएंगे। ठीक, इससे उससे शुभ आमंत्रित प्रांगवत स्वर एक सूत्र है, उससे हमको सूत्र से मतलब नहीं, उससे शुभ की अनुवृत्ति लाए। ठीक, तो चले ये बना। ये वा की नहीं आई, लेकिन वा भी ग्रहण कर रहे हैं, चलिए तो वा भी मान लेंगे। तो इसको अब एक में मिला करकेंगे समासः। समासः को अब समासः ना बोल करके इसको समस्याते भी बोल सकते हैं। समस्याते, समासो भवति बराबर समस्याते, समस्याते। ये भी समस्याते, असुच्छे पड़े का करेंगे समस्याते बन जाएगा ना। तो वही सब मिला करके लिख रहे हैं। वा की भी मान लीजिए अनुवृत्ति तो नहीं है, चलिए वा भी लिख देते हैं। तो यही सब मिला दिए। क्या लिख रहे हैं? सुप सुपा सह वा समस्यते, समासों को समस्यते कर दिए। यही तो कहिए कि सुप सुपा सह वा समस्यते। सुप, सुप का सुप के साथ विकल्प से समास होता है ना। तो सुप प्रत्यय होता है जी, तो प्रत्यय ग्रहणे। हाँ, उस नियम से इसको सुप न करके सुबंत कर देता हूँ। सुबंत, सुबंतम नपुंसक लिंग करेंगे, नहीं तो सुबंतः भी रख सकते हैं। सुबंतः आप लोग को भ्रम होगा, तो सुबंतः। और इसका सुप में सुबंत जोड़ेंगे तृतीया में, तो क्या हो जाएगा? सुबंतेन सह वा समस्यते। बस ये बनेगा जी, इसका वास्तविक यही बनेगा। सुबंत का सुबंत के साथ क्या होता है? विकल्प से समास होता है, यही इसका अर्थ है। ठीक, तो सुबंतः सुबंतेन सह वा समस्यते, ये बनेगा इसका अर्थ। चले बन जाएगा ना। तो ध्यान पर रखेंगे कि ये बनाए जी सुबंत। ये समस्यते कहाँ का प्रयोग है भाई? कर्मणि प्रयोग है कि क्या प्रयोग है? नहीं, इसको देख करके किया हूँ, इसी के सुबंतः लिखा हूँ ना, तो वहां समस्यते लिखे। अगर सुबंताहा लिखते ना तो समस्यन्ते लिखना पड़ता हमको। ठीक, हाँ, तब ध्यान रखेंगे। कर्मणि क्यों करेंगे? अरे दिव्यति बोलते तो कर्मणि में यह आता है सभी जगह। अरे दिव्यति लिखते हैं, दिव्यति दिव्यता दिव्यति, तो कहा कर्मणि आता है क्या? यह आने से हो जाएगा। मान लिया क्या वो दिवादी का हो अस धातु, हाँ दिवादी का भी तो हो सकता है। इसलिए ये मत कीजिए कि वो है कर्मणि क्यों प्रयोग करेंगे, सीधे ले जा रहा हूँ कि तो सुबंतः सुबंतेन सह वा समस्यते, ये करेंगे तो बन जाए। वृत्ति ये बनाए जी ना, तो ध्यान पर रखेंगे कि ये बनाए। अब इसी से समास करने जा रहा हूं ना। सरल है, सुबंत का सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। तब विग्रह देखा दिए हैं, कहाँ दिए हैं? तो यही भूत पूर्वम जो दिए हैं ना, वो देखेंगे। पूर्वम भूतः, तीसरा लाइन इसी में देने जा रहे हैं जी। तत्र पूर्वम भूतः, वही विग्रह दिखा रहा हूं यही, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। पूर्वम भूतः जी, पूर्वम भूतः, ये विग्रह है। पूर्वम भूतः, ये तो ये भी सुबंत है, ये भी सुबंत है।
ये सुबंत दोनों है ना, तो जानेंगे ये भी सुबंत है, ये भी सुबंत। सुबंत बराबर ये नहीं बोला है कि द्वितीयांत हो, तृतीयांत हो, प्रथमांत हो, ये तो नहीं बोला है, बस सुबंत का सुबंत के साथ समास करना है। तो चलिए, तो सुबंतम सुबंतेना किया, तो ये भी सुबंत, ये इनके साथ समास करना है। तो समास के लिए ये विग्रह किए जी, इसका नाम होता है लौकिक, अभी आएगा। तो ये किए, अलौकिक इसको विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा, भूत। तो ये करेंगे, इसमें समास किया जाता है। लौकिक विग्रह में नहीं करते हैं समास, जब इसी का अलौकिक विग्रह मतलब जो पद था ना पूर्व अम था और भूत सु, इसमें समास करते हैं। किससे, तो इसी से सह सुपा से करें, क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यही बोला था ना विकल्प से। तो इसमें समास करेंगे। तो कुछ लिख रहे हैं, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन, ये समास इसमें कर दिए थी, इसमें समास करेंगे तो समास होने से इसका इस पूरे का नाम हो गया समास। यहाँ तक नहीं है, पूर्व अम भूतसु सह सुपा से इसका नाम क्या कर दिए, समास कर दिए जी। तो समास होने से समासत्वात्, मतलब समासत्व इसमें रहने से, समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा, किससे, तो प्रातिपदिक इसका नाम हो गया, पूरे का नाम प्रातिपदिक हो गया ना। तब करे कि सुपो लुक कर देना जी, सुपो लुक किससे, हाँ सुपो धातु प्रातिपदिक हो, बोलता है कि ये प्रातिपदिक अथवा धातु का अवयव सुप उसका लुक हो। तो ये प्रातिपदिक अवयव सुप, ये सुप है, ये भी सुप में आता है जी। ये प्रातिपदिक अवयव है कि धातु का अवयव है, प्रातिपदिक का, क्योंकि इसका नाम प्रातिपदिक रख दिया हूँ, किससे, कृतद्धित समासाश्च से, समास ग्रहण से। तो इसका लुक कर दूंगा, तो क्या रह जाएगा, पूर्व भूत, यही रहेगा, ये रह जाएगा ना। तो ध्यान के पहले पूर्वम भूता किए थे, पूर्व अम भूता सु, इसमें समासी से सह सुपा से करेंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुप का सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक कर देंगे, पूर्व भूता बनेगा। आगे चलते हैं, लुक जो लिख रहे हैं वैसे ही चलेंगे, नहीं तो फिर दिखाना। परार्थाभिधानम वृत्ति, परार्थाभिधानम, परस्य अर्थ इति परार्थ बन जाएगा ना, और अभिधानम बराबर कथनम, परार्थस्य अभिधानम इति परार्थाभिधानम बन जाएगा ना। हिंदी में होगा दूसरे के अर्थ को कहने वाले को बोलते हैं, क्या कहते हैं, वृत्ति, यही है जी ना, यही अर्थ होता है। तो देखे क्या कह रहे हैं नीचे, समस्यमान पदार्थ अपेक्षया भिन्नार्थ विधायिका इति अर्थ, यही हो गया जी कि समस्यमान पदार्थ, समस्यमान जो पदार्थ है उससे भिन्न ना, उससे भिन्न अर्थ को अभिधान करने वाला, अभिधायिका कही, अभिधान करने वाले को वृत्ति बोलते हैं। जैसे यही जी वृत्ति, ध्यान पर, राज्ञः पुरुषः, ठीक, तब समस्यमान पदार्थ हो गया कौन कौन, राज्ञ और पुरुष, राजन और पुरुष, उन दोनों से भिन्न अर्थ को कहता है। राजपुरुष बना देंगे ना, पहले राज्ञः से कोई राजन संबंधी हो सकता था जी, पुरुष से किसी का पुरुष हो सकता है, लेकिन दोनों को समास कर देते तो ये एक नया अर्थ बोध कराता है। इसी को क्या बोलते हैं, वृत्ति। ध्यान रखेंगे कि वही तो परार्थाभिधानम वृत्ति का यही हो गया कि समस्यमान पदार्थ की ना, समस्यमान पदार्थ की अपेक्षा भिन्न अर्थ को अभिधान करने वाले को वृत्ति बोलते हैं। चले ओ वृत्ति, वृत्ति स्त्रीलिंग है कि कहाँ का रूप है, वृत्ति, सा च वृत्ति, वृत्ति स्त्रीलिंग है, क्योंकि कौन सा प्रत्यय, वृत्तु बर्तन से कितिन करेंगे तब वृत्ति बनेगी। तब वृत्ति जो है कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः, वो वृत्ति 5 प्रकार की होगी। ध्यान रखेंगे, कृत वृत्ति,
तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक्सेस वृत्ति, सनाद्यंता धातु रूपा वृत्ति। सभी धातु रूपा नहीं, सनाद्यंत सनादि अंत में होता है ना वो सब, वो धातु रूप वृत्ति। तो 5 प्रकार की वृत्ति होगी। ठीक, तो कृत वृत्ति बोलेंगे ना, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति और ये सब, ये वृत्ति इसलिए नाम है, ये परार्थ को अभिधान करते हैं। मतलब जो उसमें समस्यमान हो, समस्यमान तो सभी में नहीं होगा, घटकीभूत पदार्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ को बोध कराते हैं ना, तो उसी को वृत्ति बोलते हैं। कि समस्यमान कहिए चाहे अन्य, पर अर्थ घटकीभूत पदार्थ से अन्य अर्थ के बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? वृत्ति। यही हो गया परार्थाभिधानम वृत्ति का। वो वृत्ति 5 प्रकार की, कृत, तद्धित, समास, एक्सेस, सनाद्यंत, धातु रूपा, 5 वृत्तया। मतलब समास को भी वृत्ति बोलेंगे। वृत्ति, अब चलिए, वृत्ति अर्थ अवबोधको अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ को के, वृत्ति का जो अर्थ, वृत्त्या अर्थात वृत्ति अर्थ, और वृत्ति अर्थस्य अवबोधक इति वृत्ति अर्थ वो अवबोधक, नपुंसक में ले जाएंगे तो तब वृत्त्या अर्थ वृत्त्यर्थ, और वृत्त्यर्थस्य अवबोधकम बराबर वृत्त्यर्थ अवबोधकम। वृत्ति के अर्थ के अवबोधन, बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह बोलते हैं। वृत्ति तो हम लोग समझ गए 5 प्रकार की। उस 5 प्रकार के वृत्ति का जो अर्थ, उस अर्थ को अवबोध कराने वाला, अरे ज्ञान कराने वाला, बोधक जो वाक्य होंगे उसको क्या बोलते हैं? विग्रह। तब 5 प्रकार की वृत्तियों के अर्थ के अवबोधन कराने वाला जो वाक्य होता है उसी को बोलते हैं विग्रह। ये किए जी, इसका भी दिया टिप्पणी, इस पे भी जी। वृत्तयो वृत्तेर यो अर्थ, वृत्ति का जो अर्थ, वृत्ते है लिखे कहाँ का है? वृत्तेर यो अर्थ षष्ठी। मैं वृत्त्याहा बोला था, वृत्त्याहा अर्थ तो दोनों शुद्ध है। वृत्त्याहा बोलिए चाहे वृत्ते है, मत्याहा बोलिए चाहे मते है, बनता है ना, तो ध्यान रखिए। तब वृत्तेर यो अर्थ, वृत्ति हिंदी में होगा वृत्ति का जो अर्थ, तस्य अवबोधकम वाक्यम, उसी को समास करके अलग अलग करे ना। तब वृत्ति का जो अर्थ, उसका अवबोधक जो वाक्य होता है उसी को विग्रह। वो कुछ नहीं किए, खाली समास दिखा दिए उसको ना, कि वृत्ते है अर्थ बराबर वृत्ते है अर्थ कही चाहे वृत्त्या अर्थ वृत्त्यर्थ, और वृत्त्यर्थस्य अवबोधकम बराबर वृत्त्यर्थ अवबोधकम बराबर वाक्यम। वृत्ति के अर्थ को अवबोध ज्ञान कराने वाले वाक्य को बोलते हैं विग्रह। आगे मूल में आइए, बहुत इसमें समझ लगेगा। सच, सच बराबर सच से किसको लेंगे? विग्रह। अरे पूर्व में जो प्रधान है उसी को लेंगे ना। सच विग्रह लौकिक, लौकिको अलौकिकश्च द्विधा। वो विग्रह 2 प्रकार के होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह ना। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह नीचे भी दिया, इस पर भी। लोके प्रयोगा अर्ह एव लौकिका, लोके प्रयोगा अर्हत्वम लौकिकत्वम, तो जोड़ देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। लोके प्रयोगा अर्हत्वम, लोक में हाँ संसार में जिसका प्रयोग करते हैं उसी का नाम क्या होगा? लौकिक विग्रह। लोके प्रयोगा, तो लोक में प्रयोग इसका करते हैं जी, पूर्वम भूतः का। ये करेंगे ना कि ऐसा लोक में बोलेंगे, ऐसा पूर्व अम भूतसु तो नहीं बोलते हैं। तो लोके प्रयोगा अर्हत्वम लौकिकत्वम, लौकिकस्य लक्षणम, और लोके प्रयोगा अनर्हत्वम, लोक में प्रयोग के योग्य ना हो। अरे बोलते हैं योग्य को ना, तो लोक में प्रयोग के जो योग्य होता है उसको लौकिक विग्रह बोलते हैं ना, और लोक में प्रयोग के जो योग्य ना हो उसको अलौकिक विग्रह बोलते हैं। यही तो हो गया जी दोनों का लक्षण। आगे आइए मूल में, भूत
तत्र तत्र मतलब द्वयोर मध्य ना लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रहोर मध्य। तत्र का अर्थ हो जाएगा पूर्वम भूतः, विसर्ग था जी, इति को दो करके लोप हो गया है ना, ध्यान पड़ेंगे। पूर्वम भूतः इति लौकिकः, इसको बोलते हैं लौकिक विग्रह ना, क्योंकि इसका लोक में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे। और पूर्व भूतसु इति अलौकिक विग्रह, क्योंकि ये लोक में इसका प्रयोग नहीं, ऐसा थोड़े बोला जाता है। गा माने रामः ग्रामम गच्छति तो प्रयोग होगा, रामसु ग्राम गम ती, ऐसे नहीं प्रयोग होता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो वो ये किया जाएगा उसका, तो वही लोक में प्रयोग की जो, तो इसका नाम हो गया लौकिक विग्रह, इसका नाम हो गया अलौकिक विग्रह। राज्ञः पुरुषः, ये लौकिक विग्रह, राजन गण पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह होता है ना। सबका एक एक याद रखेंगे तब जा करके होगा। इति काम खत्म किया जी। तो यहाँ तक तो हम लोग ला दिए थे, पहले बता दिए, पहले ये सब बता करके तब बोलते कि समासत्वात्, क्या यहाँ बोलना चाहिए था ना उनको कि समासत्वात् प्रातिपदिक न प्रातिपदिकत्वे न सुपोलुक, यहाँ बोलते तो अच्छा लगता है। ये सब बता कर तो पहले बता दिए थे, हम लोग समझ गए कि यहाँ ध्यान रखेंगे, फिर से अब करना पड़ेगा कि पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह किए, ठीक, और ये किए तो ये अलौकिक है पूर्वम भूतसु, यहाँ सह सुपा से समास किए, क्योंकि सुबंध का सुबंध के साथ समास, तो लौकिक विग्रह में नहीं समास करते हैं, अलौकिक विग्रह में ही कहीं भी समास किया जाता है। समास हो गया समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् क्या हो गया था, सुप का लुक कर दिए थे, सुपो धातु प्रातिपदिक, तो ये बन गया, ये बन गया, ठीक। अब इसमें पहले किसको रखा जाए, समास है ना, तो इसको पहले प्रयोग करें कि इसको पहले प्रयोग करें, ठीक, किसको किया जाए, तो करें कि इसमें समास के लिए एक आएगा वो सूत्र आने वाला जी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यही आ रहा है जी, इधर आ रहा है इस बार में ना, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यही प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम था, समासे था, लोप हो गया है ना, एक अय होकर के लोप हो जाएगा। वो बोलता है, खाली देख रहे हैं उसका भी, कि समास शास्त्रे, समासे का अर्थ किया समास शास्त्रे बराबर समास सूत्रे, समास करने वाले सूत्र में प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम संज्ञम स्यात्, समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट हो, प्रथमा बराबर विभक्ति का नाम है ना, जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हो उसी को क्या करना, उपसर्जन संज्ञा करनी है, ध्यान पर रखेंगे। जैसे आएगा पंचमी भय, पंचमी भय न, पंचमी कहाँ बनेगा, पंचमी प्रातिपदिक का पंचमी कहाँ बनेगा, प्रथमा में, और ये कहाँ बनेगा, तृतीया में, ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र है समास करने वाला, पंचमी भय न, इसका भी अर्थ करेंगे, पंचम्यंतम सुबंतम भय सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः, वहां लगाते हैं जी, जस्ट ऐसा ही अर्थ किया जी। पंचमी है ना, तब पंचम्यंतम सुबंतम कर दिए, पंचम्यंत सुबंत का भय सुबंत के साथ, भय जो सुबंत है भय, भय सुबंत के साथ क्या किया जाता है, विकल्प से समास करेंगे। हमको वो नहीं दिखाना है, ये समास करने वाला सूत्र है, इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट कौन है, हाँ, इसका ध्यान रखेंगे, पंचमी ये प्रथमा से निर्दिष्ट है। इसका लौकिक विग्रह करते, इसका विग्रह करेंगे, समास करेंगे, चोरात, समास करने जाएंगे, चोरात भयम, चोरात भयम किए जी, ये प्रथमा का है, चोरात पंचमी, चोरात भयम। जैसे इसका किए थे ना, अरे पूर्वम भूता, उसका करेंगे चोरात भयम, ये किए जी, ये लौकिक विग्रह बोलते हैं। चोरात भी बनेगा, चोरात भी बनता है ना, रमात रमात, ये विग्रह किए। जैसे इस सूत्र का सह सुपा का ये लौकिक विग्रह किए ना, इसका लौकिक विग्रह ये करेंगे,
अब इसका अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? चोरासी, चोर गसी अपने से हाँ भयासु, भयम नपुंसक कहा जाएगा ये किए। और यहाँ भी समास करेंगे किससे? पंचमी भयना से। ये क्या बोला था कि पंचम्यंत का, पंचम्यंत ये है ना, पंचम्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत, हाँ समर्थ नहीं, भय रूप सुबंत के साथ, भय जो सुबंत है उसके साथ समास करना, ठीक, उसको तत्पुरुष कहेंगे। तो इसमें समास करेंगे तो गसी और सु का लोप हो जाएगा, क्या रह जाएगा? चोर और भया सु रह जाएगा, भया, बस यही रहेगा। अब इसमें पूर्व में किसको रखना है? तब कहेगा कि यही आया था कि ये एक का उपसर्जन संज्ञा करने के लिए कि ये समास सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट हो उसकी क्या कर देना? उपसर्जन संज्ञा। तो देखा नहीं, चोरात भयम विग्रह किया होंगी, तो प्रथमा से निर्दिष्ट कौन है? हाँ भय नहीं है, चोरात है, चोरात है। हमको इसमें नहीं देखना है, इसीलिए लिखना पड़ा, आप लोग बोल रहे थे इसीलिए, नहीं तो यही दिखा देता। ये सूत्र में देखना है, हमको इसमें नहीं देखना है कि समास करने वाला जो सूत्र है ये, इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट कौन है? पंचमी। ध्यान रखेंगे, तब पंचम्यंत जो होगा उसको प्रथमा से निर्दिष्ट कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये कहलाएगा प्रथमा से निर्दिष्ट, क्योंकि इसमें हमको नहीं देखना है, ये सूत्र में देखना है, ध्यान पर रखेंगे। इसलिए कि ये समास का समझे रहेगा, आगे चल करके सरल हो जाएगा, नहीं तो लगेगा कि भारी है। तो हमको इसमें देखेंगे तो ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसको नहीं दिखना है। क्या लिख रहा है? समास शास्त्रे न, समास करने वाला सूत्र में देखो, तो समास करने वाला सूत्र ये है जी, पंचमी भयना। इसमें प्रथमा कौन है? पंचमी। और इससे निर्दिष्ट कौन हो गया? चोरा। तो इसकी करेगा वो, न कि ये तो तृतीया से निर्दिष्ट है तो प्रथमांत, लेकिन ये तृतीया से निर्दिष्ट है, तृतीया विभक्ति के द्वारा ही है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो चोरात की क्या करेगा? ये उपसर्जन संज्ञा। तब फल क्या? या संज्ञा क्या? तो नीचे सूत्र आता है जी, उपसर्जनम पूर्वम समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास में जिसका नाम उपसर्जन होता है उसको पहले प्रयोग करना चाहिए। तो चोर को पहले प्रयोग करेंगे, चोर, और भय बाद में करेंगे, तब बनता है चोर भयम, ये बनता है जी। अब यहाँ भी चलिए, वो तो लग गया, आगे बार बार आएगा तो समझे रहिएगा। तो यहाँ अब यहाँ प्रथमा से निर्दिष्ट कौन है? मैं इसे किया था सुबंते ना, ये सुपा था ना, अरे सुपा था, फिर भूतम बोलेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए तो दिखाया ना कि वो पर मत जाओ, कि ना है उस पे नहीं जाना। हम कहे थे सुबंतम सुबंते ना, ये प्रथमांत था और ये तृतीयांत था। जैसे वहां दिखाए थे, समास करने वाला सूत्र देखना है ना, सह सुपा था, सह सुपा में एक सुप नहीं था, प्रथमांत में लाया था सुप की, तो सुप सुपा बनाए थे। तो इसमें इससे जो निर्दिष्ट होगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्जन संज्ञा। तो इससे निर्दिष्ट ये है और ये इससे निर्दिष्ट है, ठीक, क्यों इससे ये निर्दिष्ट है? दो सुप है, पूर्व सुप में नहीं, ये देखा, ये बोला था, इसका अर्थ था सुबंतः और इसका सुबंतेना किए थे। तो सुबंतः से इसको लेना है कि इसको लेना है? कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहाँ कोई बता रहा है? यहाँ तो हमको व्यवस्था हो गई थी जी, यहाँ तो व्यवस्था थी ना। ये तो एक पंचम्यंत बोल दिया था और एक बोला था भय, तो यहाँ तो मालूम चल गया था, यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। अरे कभी इसको ले सकते हैं इससे, कभी इसको लेंगे, तब तो व्यवस्था नहीं होगी ना। सुबंत तो, अरे सुबंत 21 अंत होगा, ध्यान पर रखिए, सभी को ले सकते हैं ना। तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि किसको इस सुबंत से लिया जाए, किसको इस। तो यहाँ पूर्व में प्रयोग किसको करे, कोई व्यवस्था उसे नहीं हो रही है। किससे? उसे उपसर्जनम पूर्वम से। अरे वही करने वाला था जी कि पूर्व में रखना कि समाज शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में रखेंगे। लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ अरे सुबंत से इसको लेंगे तो ये, सुबंता से इसको लेंगे तो इसको होगा, और सुबंता से इसको लेंगे तो इसको होगा, क्योंकि दोनों तो सुबंती है। हाँ, एक में कुछ लगा देता ना, तृतीयांत लगा देता,
चाहे द्वितीयांत इधर वाला में लगा देता चाहे इधर में ना, तब तो काम हो जाता। कहीं तो लगाए नहीं है, अब क्या करे किसको, तब उसके लिए करें जी भूतपूर्वे चरट। ये पाणिनि जी का सूत्र है, तो हमको सूत्र से मतलब नहीं है। पाणिनि जी ने किसको पहले प्रयोग किया है भूतपूर्वे चरट में, भूता को। तो इससे ज्ञापन मिल रहा है कि भूत को पहले रखना है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारा सूत्र से व्यवस्था नहीं हो रही थी ना। तो इससे ज्ञापन मिल गया कि भूतपूर्वे चरट इति, ये सूत्र है जी, इसको सूत्र से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका नंबर है 5-3-53। सूत्र से हमको कोई मतलब नहीं है। पाणिनि जी भूत को कहाँ रखे हैं, पूर्व में। इति निर्देशात पूर्व निपात, किसका पूर्व में निपात करेंगे, भूत का। भूत निपात मतलब पूर्व में भूत शब्द को रखेंगे, तब उससे पता चला जी तब भूतपूर्व। भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं ना, गाड़ी उड़ी पर लिखे रहते हैं भूतपूर्व, हाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो यही मतलब पहले पूर्वम न पूर्वम भूतः, पहले थे अब तो नहीं है, तब भूतपूर्व लिखते, तब भूतपूर्व ऐसे प्रयोग हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे, तो ये बना करके लिखे, तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री अस्ति, चाहे जो भी करना है ये ऐसे बनाए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे उससे व्यवस्था नहीं हो रही थी। एक और थोड़ा सा है देख लेते हैं, इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च। इवेना लिखा है जी, हाँ वागर्थौ इव, ये विग्रह करा पहले लौकिक करेंगे। वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ बन जाएगा। वाक्य बनता है ना वाच शब्द का, तो वाक्च अर्थश्च वागर्थौ। कौन सा समास है वागर्थौ में, द्वंद्व। हमको समास से नहीं है, ये लौकिक विग्रह वागर्थौ इव, ये वागर्थौ इव ये विग्रह किए जी ना। अब इसमें सह सुबह से समास करने जा रहा हूँ जी। सह सुपा से समास होगा कि नहीं, सुबंतम सुबंतेन सह वा समस्यते, बस यही करना है। तो कौन कौन सुबंत है, एक वागर्थौ भी सुबंत है, इवा भी सुबंत है, ये सब सुबंत मानते हैं, अव्यय सब सुबंत है ना, तो उससे समास हो जाएगा। लेकिन ये वार्तिक से करेंगे, वार्तिक जब आ गया इवेना, इवेना है ना, तो सुबंतेना के जगह यहाँ इवेना कर देंगे जी, इवेना, इव का इवेना बना दिए है ना, अनुकरण करेंगे। और यहाँ सुबंत ही रखेंगे, यहाँ एक तृतीय हमको मिल गया, ठीक, कि सुबंत का इवेना सुबंतेना सह, हाँ सह समस्या थे, ठीक। ये सुबंत का इवा है ना, इवे ना मतलब इव सुबंत के साथ, इव सुबंत ही होता है, सुबंत स्पष्टता के लिए कि इव सुबंत के साथ क्या होता है, समास होगा। और एक पंक्ति लिखे थे, क्या लिखे थे, समास विभक्ति अलोप, और विभक्ति का अलोप कर देना, मतलब विभक्ति का लोप मत करना, क्योंकि लोप भी प्राप्त हो जाता है ना, किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक, यही बोल रहे हैं जी। तो चलिए ये विग्रह किए, वागार्था क्या वागर्थौ इव, इसमें दूसरा उदाहरण दिए होंगे जी, समास कारक का है, समास है ना, तो इसमें समास नहीं आएगा ना, द्वितीय में आएगा। तो जी मुता से इवा दिए है, जी मुता से इवा उसमें है, उससे मतलब नहीं कि यही नहीं होगा, जी मुता से इवा, तो यहाँ भी समास करेंगे जी, ध्यान पर रखेंगे, जी मुता से इवा यहाँ भी होगा ना। ये नहीं कि वागार्था भी वही नहीं बनाना है, ये भी कर सकते हैं, जीमु बादल की तरह, ध्यान रखेंगे। तो जीमुता सीवा, तो ये भी देखा, ये सुबंत है, जीमुता से क्या है, सुबंत है ना, और ये भी ईवा सुबंत के साथ समास करना है ना। तो चलिए इसका मैं समास करने जा रहा हूँ इससे, तो इसमें तो समास नहीं होगा, अलौकिक विग्रह इसको कीजिए, तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, ईवा सु पहले ही से लोग कर देंगे, ये समास करिए इससे, किससे, इवेना, इवेना आया था ना, इवेना समासो विभक्ति अलोपश्च, तो समास कर दिए, समास करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका लोप प्राप्त है, किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक, ये बोल दिया कि लोप मत करना,
ना कि लोप मत करना, तब फिर मिला देंगे तब वागार्थ युवा। इसमें किसको, वहां तो भूतपूर्व चरट से काम चला लिए थे, इसमें पहले युवा को रखेंगे कि वागार्थौ को रखा जाए? क्यों रखेंगे? क्योंकि इसमें हमको एक ज्ञापन मिल गया, इवेना लिख दिए थे, तो इवेना से मतलब ये आया है, इससे ये सुबंतः से कौन आएगा? ये आएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ किससे नियम हमारा चल जाएगा? उसी दोनों सूत्र से, समास निर्दिष्टम, ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम से। क्योंकि इवेना में जब तृतीया लिख दिए तो उससे भिन्न जो पद होगा वो कैसे आएगा? प्रथमांत से आएगा, समझे रहिएगा, ठीक। अगर इवेना नहीं लिखते ना तब तो फिर झंझट होता, ध्यान पर रखेंगे। तो इवेना से ज्ञापन हुआ, ये तृतीया से आई है, इसके मतलब कि वागार्थौ किससे आया है? प्रथमांत से निर्दिष्ट है जी। क्योंकि इसका विग्रह ऐसे ही बनेंगे, सुबंतः चाहे सुबंतम, सुबंत इवेना सुबंतेना सह समस्यते, ये बनाए। तो ये आया है सुबंतम मतलब प्रथमा से, तो इसको पहले रख देंगे, पहले रखेंगे ना, तब ये कर देंगे जी। समास कर दिया तो समास करने से अब इसमें संधि कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? आदेश होगा ना, वागार्थाविव मिला देंगे, जिमुतस्यैव बन जाएगा ना, रहेगा। तो वो जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन सभी जगह ये नहीं कि एक ही जगह करेगा, हो जाएगा ना। तब वागार्थौ इव वागार्थाविव, तो दोनों विकल्प से समास होता है, तो ये भी प्रयोग होगा, वागार्थौ इव भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये विग्रह चाहे वागार्थाविव। अच्छा, मान लीजिए समास न भी करते तो वागार्थाविव बनता कि नहीं? अरे क्यों नहीं बनता? वागार्थाविव का ऐसे ही था, संधि नहीं करते, संधि को कौन रोकता? तो समास करने से एक पद हो गया, और समास कर क्या होगा? वो स्वर वैदिकी में भेद होगा। अब तो एक पद मानना जाएगा ना, देखो वागार्थाविव